जय हिंद दोस्तों। भारत टीवी के इस समाचार के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं भारत अपनी टीम के साथ आपका स्वागत करता हूं। ये समाचार का कार्यक्रम है और आप इसमें अपने निष्पक्ष होकर अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने सुझाव आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम निवेदन करेंगे कि आप मास्क जरूर लगाएं। जैसे आप घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि देश में काफ़ी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अभी मैं मास्क हटा देता हूँ क्योंकि रूम में भी कोई और नहीं है। तो ये जो समाचार का कार्यक्रम है, इसमें हम आपको जो आज के जो अपडेट हैं वो बताएंगे, जो आज के समाचार हैं वो हर एक फील्ड के, और आप भी अपने जो सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोरोना की बात करेंगे। जो कोरोना के केसेस हैं, तो एक अच्छी खबर ये है कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में कोरोना के जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा संकेत है। लेकिन सावधानी आप जरूर बरतें, लापरवाही ना बरतें और सावधानी जरूर बरतें, तभी हम मिल के ये जो कोरोना के साथ जंग है इसको लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली में जैसे मैंने बताया था उसमें कम होती जा रही है पहले के मुकाबले। तो टीकाकरण अभियान के बाद भी रोज कोरोना संक्रमितों की मौत का मामला भी सामने आ रहे हैं। देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग और कार्यालयों कारखानों को बंद किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर जो आई है वो मैं आपको बताऊं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा है कि राजधानी में कोरोना केसों में कमी आई है। उन्होंने ट्वीट किया है, पिछले 3 दिनों से कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, लेकिन हम अगले 3-4 दिनों में पर्याप्त कमी देखेंगे। वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन और लग जाएंगे और समय के साथ कोविड पॉजिटिव दर कम होगी, क्योंकि अस्पतालों में भर्ती मरीज स्थिर हैं और अधिकांश मौतें सहरूगणता के कारण हुई हैं। यानी कि उनका ये कहना है कि ज़्यादातर जो मौतें हुई थी जो हॉस्पिटल में हो रही है कोरोना में, तो 95% तो वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवा रखा, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवा रखी, और या जैसे जो जिनको पुरानी कोई दूसरी बीमारी है तो उसके कारण मौतें हो रही हैं। तो इसको जो नए वेरिएंट के जो है इससे इतनी मौतें नहीं हो रही। तो इन्होंने जो मैसेज दिया है सत्येंद्र जैन जी ने, तो इंग्लिश में इन्होंने जो आया वो ये आया कि केसेस हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग फ्रॉम पास्ट 3 days, बट विल लुक एट द सब्सटेंशियल डिक्रीज फॉर द नेक्स्ट 3-4 days, and positivity rate will reduce with time as patients admitted to hospitals are stagnant. Most of the deaths were due to comorbidities. Delhi हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, उन्होंने ये बात रखी अपनी। तो एक जो समस्या आ रही है कि जो टेस्टिंग कम हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि भाई आम आदमी पार्टी इसलिए कह रही है कि केसेस कम हो रहे हैं क्योंकि वो टेस्टिंग कम करा रही है। टेस्टिंग की बात तो हम आपको बताएं कि टेस्टिंग तो पहले से कम हो रही है, क्योंकि पहले 1 लाख टेस्ट हो रहे थे, अभी कुछ दिनों से 70,000 60,000 ऐसे टेस्ट हो रहे हैं। तो जो पॉजिटिविटी रेट होता है ना, उससे आप पता लगा सकते हैं कि कितने केसेस एक तरह से होंगे। तो जैसे अगर 30% पॉजिटिविटी रेट है तो सीधा हिसाब है, जैसे अगर 1 लाख टेस्ट अगर होते तो 30,000 मामले आते। लेकिन अब उतने टेस्ट नहीं हो रहे हैं, अभी 60-65 हज़ार जो टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए केसेस कम दिख रहे हैं अभी दिल्ली में, और महाराष्ट्र में भी यही है। तो फिर इस पर भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी का कहना है, तो उसमें हुआ क्या कि दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के जो दावे पर विपक्ष का आरोप है कि राजधानी में टेस्टिंग कम होने की वजह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी दिख रही है, और जबकि जो स्थिति है वो दूसरी है। तो ऐसा विपक्ष यानी बीजेपी का कहना है दिल्ली में। तो विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कम टेस्टिंग का मतलब कम कोविड मामले नहीं है। हल्के या उच्च जोखिम वाले संपर्क मामलों में सभी का परीक्षण किया जाता है। हम ICMR के दिशा निर्देशों की तुलना में 3 गुना अधिक प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है। एंड वो ये कह रहे हैं कि लेस टेस्टिंग डजंट मीन फ्यूअर केसेस, माइल्ड एसिम्टोमेटिक और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट केसेस एवरीवन गेट्स टेस्टेड, वर कंडक्टिंग 3 times more tests than required by the ICMR guidelines। ये दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है। और दिल्ली में जो केस कम आपको दिख रहे हैं, तो देश में जो केस बढ़ते जा रहे हैं। 2,71,202 केसेस आज आए हैं, और
ये एक आंकड़ा है जो ओमिक्रॉन के, हालांकि जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो 7,743 मामले आए हैं, ओमिक्रॉन के 7,743। और जो दिल्ली में, मैं आपको बताऊं, जो दिल्ली में जो केसेस आए थे, तो दिल्ली में करीब 20,000 के करीब जो केस आए हैं, उसमें ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो 1,702 मामले हैं जो ओमिक्रॉन के हैं। और तो एक ये खबर है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि दिल्ली में, महाराष्ट्र में ये कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन सावधानी ना घटाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, और जो कोरोना गाइडलाइंस का आप सभी को पालन करना है। अब बात करते हैं, तो आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी के जो चुनाव है। आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, बड़ा दिलचस्प होने वाले ये चुनाव, उसका अपडेट हम आपको देंगे। तो यूपी में चुनाव है, अभी पंजाब में है, उत्तराखंड में है, और जो गोवा में चुनाव है, मणिपुर में चुनाव है। तो 5 राज्यों के चुनाव का अपडेट हम आपको देंगे। और बहुत सारी पार्टियों ने अपनी जो लिस्ट है, जो पहली सूची है, दूसरी सूची है, वो जारी कर भी दी है, चाहे वो यूपी की बात हो या फिर पंजाब की बात हो। तो अभी सबसे पहले हम यूपी की बात कर लें। और सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि यूपी में अमित शाह, एक तो अमित शाह कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से करेंगे मैराथन दौरे। तो बहुत सारे दौरे जो करेंगे चुनाव के लिए अमित शाह, बीजेपी के जो होम मिनिस्टर हैं और बीजेपी पार्टी से हैं, तो वो कह रहे हैं काफ़ी दौरे हम उसमें करेंगे। तो उनका कहना है कि भाई एक बार फिर से प्रदेश के मैराथन दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह के उत्तर प्रदेश के दौरे के कार्यक्रम के अंतिम रूप दिया जा चुका है, और सभी जो 403 सीट है, विधानसभा सीट है, उसको कवर करेंगे अमित शाह, जो गृह मंत्री भी हैं। माफी चाहूंगा मैं। और भाजपा ने शनिवार को 107 जो उम्मीदवारों की जो सूची थी वो भी जारी कर दी है। और गोरखपुर से जो मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। कहीं ना कहीं अयोध्या से बात चल रही थी उनकी कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उसको खारिज कर दिया है, और गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे यूपी के मंत्री योगी आदित्यनाथ। और यूपी, मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा राज्य है, तो उसमें 7 चरणों में चुनाव होंगे। प्रदेश में एक तो जो चुनाव जो शुरू हो जाएंगे 10 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 10 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23, 27, उसका 3 मार्च और 7 मार्च को चुनाव होंगे। तो 7 चरणों में, 7 फेजेस में चुनाव होंगे यूपी में। मणिपुर जो राज्य है उसमें 2 चरणों में चुनाव होंगे, और जो बाकी के जो 3 राज्य जो बच गए, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, वहाँ एक ही चरण में चुनाव हो जाएंगे, यानी कि 14 तारीख को तीनों स्टेट्स में चुनाव हो जाएंगे। तो एक ये खबर मैंने आपको बताई। दूसरा, भाजपा ने ये बात साफ कर दी कि एक परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलेगा विधानसभा का टिकट। तो भाजपा ने और अभी समझते हैं कि ये अच्छा कदम है कि अगर एक ही घर के एक ही मेंबर को टिकट मिलना चाहिए, यानी कि 2, 3, 4 मेंबर एक ही घर के टिकट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि भाई दूसरे परिवारों को या दूसरे जो डिजर्विंग लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता। तो ये अच्छा कदम, मैं कहूँगा कि अच्छा कदम भाजपा ने उठाया है, और सभी पार्टियों को ऐसा करना चाहिए कि एक ही घर के एक ही आदमी चुनाव लड़े। तो उत्तर प्रदेश में होने वाली जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं, उसको लेकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि पार्टी किसी भी नेता के परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देगी। एक ही परिवार से एक से ज़्यादा व्यक्ति को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। बीजेपी ने ये बात साफ कर दी है। और पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा अपने किसी भी सिटिंग सांसद को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी, यानी कि जो एमपी हैं उनमें से किसी को भी एमएलए का टिकट नहीं देगी, ये बीजेपी पार्टी का कहना है। हालांकि पार्टी अपने पूर्व सांसदों या जो पहले के जो एमपी रह चुके हैं उनको विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। तो शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपनी पहली सूची में भाजपा ने कई पूर्व सांसदों को उम्मीदवार घोषित किया है, और ये ट्रेंड आगे भी रह सकता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अब जो सिटिंग एमपी हैं उनको एमएलए के लिए टिकट नहीं देंगे, लेकिन जो पहले जो एमपी बन चुके हैं उनको हम टिकट देंगे। और वो टिकट इन्होंने जो पहले चरण की जो सूची आई है उसमें टिकट दे भी रहे भाजपा।
और मुलायम सिंह यादव की करीबी रिश्तेदार भाजपा में हो सकती है शामिल, तो एक ये भी हमारे सूत्रों से खबर है। और एक तो ये खबर आई है, भाजपा के कई सांसद अपने बच्चों के लिए विधानसभा का टिकट चाहते हैं, लेकिन इस संबंध का तो एक ये तो पार्टी के एक बड़े नेता ने बताया कि मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकती हैं। तो अपर्णा यादव के काफ़ी चांसेस है पार्टी में शामिल होने के, और वो पोस्ट भी जैसे आप जो उनके पहले के पोस्ट देखेंगे कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनके जो पोस्ट थे, और वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जो समाजवादी पार्टी थी उनके कुछ ना कुछ कटाक्ष करती रहती थी। तो अपर्णा यादव के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए, ये हमारे सूत्रों के हिसाब से खबर है। और उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में अन्य दलों को शामिल करने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि फिलहाल राज्य में भाजपा का गठबंधन अपना दल और निषाद पार्टी के साथ है। तो वो कह रहे कि अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ है, तो अपना दल भी दो दल हैं, और अपना दल के साथ इनका गठबंधन है बीजेपी का, और निषाद पार्टी का के साथ गठबंधन है। बाकी अखिलेश उनका काफ़ी पार्टियों से उन्होंने गठबंधन बना लिया है। तो बड़े दिलचस्प होने वाले हैं ये विधानसभा के चुनाव, और आपको इसका अपडेट भाटी पे मिलेगा। और पार्टी छोड़ के जो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनसे वो भी पूछा गया कि भाई वो चले गए, अब तो पार्टी में फ़र्क पड़ेगा क्या इससे। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के अलावा ओबीसी समुदायों के कई सारे नेताओं के भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, तो उन्होंने बताया कि इन नेताओं को इसका आभास हो गया था कि पार्टी इनका टिकट काट सकती है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये पार्टी में रहते तो टिकट कट जाता है इनका, इसलिए इन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि इनके जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी इस बार भी 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। लेकिन मैं आपको जो वास्तविकता है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो ये है कि फ़र्क पड़ता है। ये जो नेता अगर छोड़ के जाते हैं, कहने का ये कह रहे हैं कि मैं इनको टिकट काटने का डर था, तो एक तो रीज़न ये भी हो सकता है टिकट काटने का, लेकिन सभी का टिकट थोड़ा आप काटते। जो ये मौर्य जी हैं और दारा सिंह जी है और काफ़ी जो नेता गए हैं, तो उनको कईयों को टिकट तो मिलता पार्टी की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं सब अपना पॉलिटिक्स चीज़ ही ऐसी है, सब अपना अपना फ़ायदा देखता है। जिनको जहाँ लगता है कि भाई हमारी आगे जिसकी सरकार आने वाली है, या जिसमें हमें लगता है कि हमारा भविष्य उज्जवल है, तो नेता कहीं ना कहीं उस पार्टी में चले जाते हैं। तो आम जनता के लिए ये उससे सीख है कि हमें सही उम्मीदवार को चुनाव में जितवाना चाहिए। और सीएम योगी ने कहा है कि सपा ने यानी समाजवादी पार्टी ने चुनाव में अपराधियों और दंगाइयों को टिकट बांटा, तो उनकी नफरत की राजनीति को दर्शाता। वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो जो दंगाई हैं, जो अपराधी हैं, उनको टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, तो ये उनकी नफरत की राजनीति को दर्शाता है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव आप दे सकते हैं। ये निष्पक्ष यहाँ संवाद होता है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने रविवार को कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जो सूची लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि सपा और रालोद गठबंधन के प्रत्याशियों ने रालोद जो जाट समुदाय की जो पार्टी है, अजीत सिंह जी की पार्टी है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि जो गठबंधन हुआ है वो प्रत्याशियों की पहली सूची में ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वर्ष 2012 से 2017 तक इन्होंने माफिया गुंडों और अपराधियों के हवाले शासन कर दिया था, और अब टिकट बंटवारे से भी इनकी मंशा साफ हो गई है, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, जो मुख्यमंत्री हैं अभी बीजेपी के, और जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और यूपी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में तो सब बदमाश हैं, जो दंगाई हैं, ऐसा आदित्यनाथ जी का कहना है। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि सभी पार्टियों को देखे कौन सी पार्टी में जो दंगाई हैं या जो अपराधी हैं, बदमाश हैं, तो उनको वोट ना दे। चाहे वो किसी भी पार्टी को उनको वोट मत दीजिए, आप उनको दीजिए जो आपको लगता है आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, आपके देश के हित में खड़े होंगे, और आपके जो जनता के साथ खड़े होंगे, ऐसे लोगों को आप टिकट दीजिए। और भाजपा और निषाद पार्टी के बीच जो गठबंधन तय हो गया है, संजय निषाद हैं जो
पार्टी के अध्यक्ष है निषाद पार्टी के, तो वो कह रहे हैं कि 15 सीटों पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। तो बीजेपी ने उनको 15 टिकट दिए हैं, संजय निषाद की जो पार्टी है उनको। तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने रविवार को कहा है कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इस दौरान यह तय किया जाएगा कि वह 15 सीटें कौन सी होंगी जिन पर निषाद पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वो ये कह रहे हैं कि हम सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसमें डिसाइड करेंगे कि हमारी पार्टी के कौन से 15 जो जगह है जहाँ से हमारी पार्टी को टिकट मिलेगा, उम्मीदवार जहाँ से हम खड़े कर सकते हैं। और इनमें से ज़्यादातर सीटें पूर्वांचल की हैं, जबकि पश्चिमांचल से भी कुछ सीटें मिली हैं। और बदलते राजनीतिक समीकरणों की वजह से हम कुछ सीटों पर बदलाव चाहते हैं, संजय निषाद जी का ये कहना है। हम सीटों पर नहीं बल्कि जीत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और उनका दावा है कि जो पिछड़ा वर्ग के प्रभावशाली निषाद समुदाय का समर्थन इनको मिलेगा। तो संजय निषाद ने कहा है कि भाई पार्टी का पूरे देश में पूरे प्रदेश में अपना जन आधार है, बताया है। खासतौर पर गोरखपुर, बलिया, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, भदोली, सुल्तानपुर, अयोध्या, चित्रकूट, झांसी, बांदा, हमीरपुर, इटावा जिलों में उनका खासा प्रभाव है। और 2017 में ये पार्टी बनी थी। और पिछले विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी, अपना दल, जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन करके 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसे भदोही के ज्ञानपुर के रूप में एकमात्र सीट हासिल हुई थी। तो 100 जो गठबंधन करके 100 अपने जो कैंडिडेट खड़े करे थे उसमें एक में उनको जीत मिली थी। और 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में संजय के बेटे परवीन निषाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने वहाँ भाजपा को शिकस्त दी थी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इनके बेटे लड़े थे, संजय निषाद के परवीन निषाद। 2018 के जो उपचुनाव था उसमें उन्होंने जीत हासिल करी थी। तो सभी अपने बच्चों को राजनीति में जरूर लाना चाहते हैं जो नेता हैं। और फिर उनसे पूछ लिया जाए कि भाई आपके बच्चे हैं, उनको आप क्यों लेकर आए, कोई और आपको योग्य नहीं मिला? तो वो कहते नहीं, वो तो सभी हमारे बच्चे हैं और देश के लिए सब काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी अपने बेटे बेटियों को, जो नेता हैं, वो सोचते हैं कि वो भी पॉलिटिक्स में आ जाए और देश की सेवा में अपना योगदान दे। अब वो लोगों को देखना है कि देश की सेवा कौन कितना कर रहा है। वो लोग आज ज़्यादातर लोग अब सभी समझदार हैं, तो आप देख सकते हैं कौन देश के हित में काम कर रहा है, कौन देश के हित में काम नहीं कर रहा है। और खुफिया एजेंसी कह रही कि भाई पंजाब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए आईएसआई ने आतंकी शाखाएं सक्रिय कर दी हैं। तो उस पर जो खुफिया एजेंसी है तो उनकी नज़र रहेगी, ऐसे कौन वो लोग हैं। एक ये खबर मैंने आपको बताई। और एक यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत जो अन्य 7 राज्य हैं उसमें अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो अगर आप यूपी, हरियाणा और जब मैं आपको राज्यों के नाम बताता हूँ तो वहाँ हैं, तो 2 दिन कोशिश करें घर पे ही रहें क्योंकि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो भारतीय मौसम विभाग IMD ने रविवार को 7 राज्यों में भीषण ठंड के पड़ने के अनुमान जताया है। और विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप राज्यों के नाम नोट कर लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन शीतलहर की स्थिति रहेगी, यानी कि ठंड काफ़ी रहेगी। हालांकि कुछ राज्यों में स्थिति छिटपुट स्थानों पर ही देखने को मिलेगी। और IMD ने कहा है कि राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देर रात और सुबह सुबह कुछ जगहों पर घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। तो अगले 2 दिन जितना हो सके आप अपने घर में रहें। और जो कड़ाके की ठंड है ये अब धीरे धीरे ठंड अब कम होती चली जाएगी, लेकिन अगले जो 2 दिन है उसमें अपना आप ध्यान रखिए। खासकर अगर आप इन 7 राज्यों में, मैं राज्यों का नाम फिर से ले देता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये एक हमने आपको खबर बताई। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव आप या अपने सुझाव आप रख सकते हैं। ये भारत की बात है, ये देश की बात है, तो निष्पक्ष होकर अपने सवाल पूछिए आप।
और बीजेपी की इलेक्शन कमीशन से मांग करी है कि रविदास जयंती के मद्देनज़र पंजाब में स्थगित हो चुनाव। तो वो कह रहे हैं कि भाई 14 तारीख को, जो 14 फरवरी को इलेक्शन है पंजाब में, वो नहीं होने चाहिए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के चन्नी जी ने भी ये मांग रखी थी कि उस दिन नहीं होने चाहिए। तो अब बीजेपी भी इसमें शामिल हो गई कि स्थगित होने चाहिए जो पंजाब के चुनाव। और पंजाब में इस समय विभिन्न समुदायों को रिझाने का सिलसिला चल पड़ा है। अब आप देखिए कि जो नेता पिछले 5 साल से एक्टिव नहीं थे, पौने 5 साल से, अब जो आखिरी 1 महीना बचा हुआ है, तो अब आप ये कहिए कि सारे नेता अब एक्टिव हो जाएंगे। अब सब जो आपको काम कराने हो जो करा लीजिए, जो जिससे वादे ले आप ले लीजिए, क्योंकि सब जगह सारे नेता एक्टिव हो जाएंगे। अब सब आपको बड़े बड़े वादे करेंगे, सब कहेंगे भाई देश का सबसे बड़े सिपाही तो वही है, वही आपके सारे काम पूरे करेंगे। तो अब वो आपको तय करना है कि कौन सा आपके हित में काम करता है, देश के कौन हित में काम करता है। तो किसानों युवाओं के बाद अब दलित समाज को रिझाने के लिए राजनीतिक दल संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले ये मांग की। अब बीजेपी के गुरु रविदास जयंती को देखते हुए चुनाव आयोग से 16 फरवरी को होने वाले पंजाब चुनाव को स्थगित करने की मांग की। माफ कीजिएगा। तो 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती है, तो इसलिए कांग्रेस भी कह रही है और बीजेपी भी कह रही है। तो चलो किसी मुद्दे पे तो दोनों एक साथ, दोनों पार्टी एक साथ है, तो वो दोनों कह रहे हैं कि भाई उस दिन चुनाव नहीं होना चाहिए, उसको स्थगित होना चाहिए। तो बीजेपी के राज्य महासचिव सुभाष शर्मा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं, जबकि 16 फरवरी को रविदास जयंती है। तो पंजाब तो चुनाव तो 14 फरवरी को हो जाएंगे, लेकिन 16 फरवरी को रविदास जयंती है। पंजाब में गुरु रविदास के माफी चाहूँगा। तो 16 फरवरी को रविदास जयंती है। तो पंजाब में गुरु रविदास के अनुयायियों की संख्या काफ़ी बड़ी है, जिसमें राज्यों की अनुसूचित जाति के लोग भी शामिल हैं, जिनकी आबादी 32% है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास की जयंती को बनाने के लिए लाखों श्रद्धालु उनके निवास स्थान वाराणसी जाएंगे, जिसकी वजह से वो वोट नहीं डाल पाएंगे, इसलिए चुनावों को स्थगित किया जाना चाहिए। ऐसा बीजेपी के राज्य महासचिव सुभाष शर्मा जी का कहना है। और आज 1 साल जो टीकाकरण को जो शुरुआत हुई थी भारत में, 1 साल हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये भारत में मैनेज किया गया। लाखों करोड़ों लोगों को टीके लग चुके हैं। तो करीब 150-160 तक करोड़ तक आंकड़ा पहुंच चुका है जिनको टीके लग चुके हैं। तो 16 जनवरी 2021 को शुरुआत हुई थी भारत में टीकाकरण की। और जो राघव चड्ढा है आम आदमी पार्टी से, तो पंजाब की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि बस 2 महीने में बन जाएगी पंजाब में आपकी सरकार। टोल फ्री नंबर पे आ रही हैं प्रतिक्रियाएं। तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी खुश हैं, उन्होंने नंबर दिए हैं कि भाई कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए पंजाब से, आम आदमी पार्टी ने। तो वो कह रहे हैं कि बस 2 महीने बाद अब देखेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन जाएगी। और तृणमूल में शामिल हुए गोवा के पूर्व कांग्रेस विधायक, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पंजी की ये खबर है। तो ये खबरें तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव आप दे सकते हैं, क्योंकि निष्पक्ष होकर आप इसमें सवाल पूछ सकते हैं। और विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में PM मोदी, ये हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको बताएंगे। तो WEI यानी विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में PM मोदी और चिंगफिंग देंगे विशेष संबोधन। तो यानी कि जो चाइना के चाइना के प्रेसिडेंट हैं और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जो ये विश्व आर्थिक मंच है, इस पे ऑनलाइन आयोजित होने वाला जो 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन है, उसमें अपनी बात रखेंगे। और कई अफ्रीकी देशों के लोगों ने पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक के लिए समर्थन जताया है।
और पाकिस्तान इस्लामाबाद से एक ये खबर है कि भाई विपक्ष पीएम इमरान को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी में है, ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव। और लॉकडाउन के बाद पहली बार उत्तर कोरिया की ट्रेन ने चीन में किया प्रवेश। तो जो उत्तर कोरिया की जो ट्रेन है उन्होंने चीन में प्रवेश किया है लॉकडाउन के बाद पहली बार। तो एक ये खबर है। युगांडा की राजधानी में आग लगने से 4 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है। एक ये खबर है, बड़ी दुखद खबर है। तो ये हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताई। खेल गेम में आपको खबर बताऊं, और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी से अपना नाम वापस ले लिया है। जो टेस्ट कप्तान थे, कप्तानी छोड़ दी है विराट कोहली ने, जो बहुत ही एक आश्चर्यजनक ये कह सकते हैं, शॉकिंग कह सकते हैं खबर है। और अब वो टेस्ट कप्तान भी नहीं रहेंगे। तो पहले T20 की कप्तानी उन्होंने छोड़ी थी, फिर वनडे की कप्तानी से उनको हटा दिया गया था। अब उन्होंने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी है। और उन्होंने कल एक पोस्ट किया, फिर आज उनकी जो पत्नी है अनुष्का जी, उन्होंने एक पोस्ट किया है। और अब आगे देख रहे हैं किसको कप्तान बना जाएगा, चाहे वो रोहित शर्मा होंगे, KL राहुल होंगे, या सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत का भी नाम रखा है। तो अब देखना है कि कौन टेस्ट टीम का कप्तान होगा। और आगे एशेज़ का मैं आपको बात करूं तो एशेज़ इंग्लैंड का जो आखिरी टेस्ट मैच था, इंग्लैंड वो मैच भी हार गई है और 4-0 से ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला अपने नाम कर ली है। एक जो पिछला टेस्ट मैच था वो ड्रॉ हो गया था, आखिरी विकेट नहीं ले पाए थे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, और मैच ड्रॉ हो गया था। लेकिन ये जो आखिरी टेस्ट मैच भी हार गई है इंग्लैंड की टीम, और 4-0 से ऑस्ट्रेलिया ने एशेज़ का जो सीरीज़ थी अपने नाम कर ली है। बॉलैंड वो कह रहे कि एशेज़ जीतने के बाद बहुत खुश और उत्साहित हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर स्कॉट बॉलैंड है, और कैमरून ग्रीन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, और 4-0 से ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला अपने नाम कर ली है। और अगर अब विराट कोहली की बात करें तो 4 महीनों में 4 बार छोड़ी विराट ने कप्तानी। तो ये जैसे पहले तो रॉयल चैलेंजर्स के वो IPL में कप्तान थे, वो उन्होंने छोड़ दी थी अभी। फिर T20 की कप्तानी छोड़ दी थी, फिर वनडे की कप्तानी से उनको जो भारत की जो BCCI ने, आप कह सकते हैं, उनको हटा दिया था। अब वो तो 4 महीने में आप लगा लीजिए 4 कप्तानी। हमारे जो कप्तान थे विराट कोहली, उन्होंने कप्तानी छोड़ दिया। लेकिन मेरा, अगर मैं आपसे हमसे पर्सनल पूछा जाए तो मेरा ये मानना है कि इनका ये सही निर्णय नहीं था, और ये देश के हित में निर्णय नहीं था। थोड़ा सा इनको लगा होगा कि जैसे साउथ अफ्रीका में सीरीज़ हार गए हम 2-1 से, जो आखिरी टेस्ट में हार गए थे, तो 2-1 से हम सीरीज़ हार गए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि उसमें दबाव में, या उनको लगता है कि भाई एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी अपने आप से, तो वो चीज़ साइडलाइन करनी चाहिए। लेकिन हमारे जो देश, जो टेस्ट में हमारा देश नंबर 1 है, तो विराट कोहली को थोड़ा सा सोचना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी में ये फैसला लिया, और ये इनको टेस्ट टीम की कप्तानी अभी नहीं छोड़नी चाहिए थी। और लेकिन ये उनका पर्सनल फैसला है विराट कोहली का। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई अपना एज अ प्लेयर ये कंट्रीब्यूट करे, चाहे वो T20 में भी हो, वनडे में भी हो, टेस्ट मैच में भी हो। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने ये गलत फैसला लिया टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ के, विराट कोहली ने। अभी इस समय से क्योंकि जो टेस्टिंग टीम थी हमारी बड़ी शानदार टीम थी, हमने ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल करी, हमने इंग्लैंड में जीत हासिल करी, साउथ अफ्रीका में हालांकि जो फाइनल फ्रंटियर था वहाँ हम ये जो दूसरा टेस्ट मैच हार गए थे, दूसरा भी आ रहे थे और तीसरा भी आ रहे थे, और सीरीज़ 2-1 से हमारे हाथ से चली गई थी। लेकिन टीम ने बड़ी मेहनत करी, जो मुकाबले बड़े अच्छे हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो हार थी, उससे निराश होकर कोहली ने कप्तानी छोड़ दी। और अब सौरव गांगुली है, जो उन्होंने भी, सौरव गांगुली जो कप्तान है, तो सेलेक्टर्स के जो हेड है आप ये कह सकते हैं, तो उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि भाई ये विराट कोहली का पर्सनल फैसला है और वो उसका सम्मान करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा देश के हित में ये नहीं फैसला इन्होंने लिया, थोड़ा सोच समझ के इनको फैसला लेना चाहिए था। लेकिन अब इनका जो पर्सनल डिसीजन है ये, तो अब देख रहे कि भारत को किसको कप्तान बनाया जाए। तो अभी के समय में मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे जो
सबसे बेहतरीन है इस पोजीशन के लिए वो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा को आप कप्तानी दीजिए तीनों फॉर्मेट में और फिर बाद में दूसरे कप्तान बन सकते हैं। और एक बड़ी बेहतरीन खबर आई है कि लक्ष्य सेन ने कमाल कर दिया है। उन्होंने इंडियन ओपन का खिताब जीत लिया है और जो वर्ल्ड चैंपियन को हरा के उन्होंने ये खिताब जीता है, और उससे पहले डबल्स में भी हमारी टीम जीती थी। तो लक्ष्य सेन ने इंडियन ओपन बैडमिंटन की मैं बात कर रहा हूँ, खिताब जीत लिया उन्होंने फाइनल मुकाबले में सिंगापुर के लो किन येव को 24-22 और 21-17 से मात दी है। और कमाल की बात यह है कि लक्ष्य पहली बार सुपर 500 मुकाबला खेल रहे थे और पहली बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ऐसे करने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। और लक्ष्य सेन भारत में के बैडमिंटन जगत में उभरती हुई प्रतिभा हैं। वह अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। उनकी उम्र अभी 20 वर्ष है और फिलहाल दुनिया में 17वीं रैंक के खिलाड़ी हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं लक्ष्य सेन को, और देश के लिए बहुत ही शानदार काम करा है लक्ष्य सेन ने। और इससे पहले भारतीय जोड़ी चिराग शेट्टी और साइराज रंकीरेड्डी ने भी खिताब, जो डबल से खिताब तो अपने नाम किया था। भारतीय जोड़ी ने मोहम्मद एहसान और हेड्रा शेतिवान को 21-16, 26-24 से हरा दिया था। और ये भारतीय जोड़ी ने मुकाबला, जो डबल्स की टीम है, मात्र 43 मिनट में जीत लिया था। और इस भारतीय जोड़ी ने दूसरी बार सुपर 500 ये जो खिताब है ये जीता है। इससे पहले 2019 में थाईलैंड ओपन सुपर 500 खिताब अपने नाम किया था। और तो जो डबल्स के मुकाबले भारतीय टीम ने जीता है, और जो सिंगल्स मुकाबला भी है लक्ष्य सेन ने वो लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। तो दोहरी खुशी भारत के लिए। और बाबूमा जो कप्तान है साउथ अफ्रीका के वनडे में, उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने से हमें काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो वनडे सीरीज में जीतेंगे, और कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, और टीम अगर मेहनत करेगी तो बिल्कुल जीतेगी। लेकिन भारतीय टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है वनडे में। और अब देखना है कि मुकाबले काफ़ी रोचक होने वाले हैं। 3 वनडे होंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। और कुछ बॉलीवुड की खबरें भी हम आपको बता दें। एक तो लता मंगेशकर जी को उनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। तो कोरोना से वो पीड़ित थी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लेकिन पहले से उनकी जो तबीयत है पहले के मुकाबले बेहतर है। और फरहान अख्तर और शिबानी दांदेकर, तो ये फरवरी में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, एक ये खबर है। ये काफ़ी टाइम से बात आ रही है कि दोनों की शादी होने वाली है, फरहान अख्तर की और शिबानी दांदेकर। तो फरहान अख्तर ने पहले अपनी जो पहली वाइफ थी उनका डाइवोर्स हो गया था। अब ये शिबानी दांदेकर के साथ शादी की इनकी बात चल रही है और फरवरी में ये शादी हो सकती है। और विराट कोहली की पत्नी ने, अनुष्का ने, एक भावुक पोस्ट किया है। धोनी को अभी उसमें जिक्र किया गया है। तो कल जो कप्तान विराट कोहली थे उन्होंने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी, तो उस पर उन्होंने एक पोस्ट किया था। अब उनकी वाइफ अनुष्का ने भी पोस्ट किया है। तो काफ़ी भावुक वाला पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि मुझे 2014 का वह दिन याद है जब आपने मुझसे कहा था कि आपको कप्तान बनाया गया है, क्योंकि धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था। मुझे याद है उस दिन धोनी हम दोनों के साथ बात कर रहे थे और मजाक में कह रहे थे कि देखना अब आपकी दाढ़ी कितने जल्दी सफ़ेद होने लगेगी। उस दिन हम सभी इस बात पर काफ़ी हंस रहे थे। तो ये कह रहे जब धोनी ने संन्यास लिया था तो उन्होंने भी हमारे साथ बात करी थी और ये बोला था कि अब आपकी दाढ़ी सफ़ेद होने वाली है जैसे आप कप्तान बनेंगे। उस दिन के बाद से मैंने आपकी दाढ़ी को ग्रे होने के अलावा और भी बहुत कुछ देखा है। मैंने विकास देखा है। ये अनुष्का का कहना है, जो विराट की धर्मपत्नी है। उन्होंने कहा कि मैंने विकास देखा है आपके आसपास और आपके भीतर। और हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में आपके विकास पर और आपके नेतृत्व में टीम में जो उपलब्धियां हैं उस पर मुझे गर्व है। लेकिन आपने अपने भीतर जो विकास हासिल किया है उस पर मुझे अधिक गर्व है। अनुष्का ने फिर लिखा है पति विराट के लिए कि 2014 में हम इतने छोटे और भोले थे। हमें यह लगता था कि अच्छे इरादे और पॉजिटिव सोच और मकसद ही आपको जीवन में आगे ले जाने के लिए काफ़ी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें बेशक ज़रूरी है, लेकिन चुनौतियों का सामना किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अनुष्का ने ये लिखा है। और इनमें से बहुत सी चुनौतियाँ जिनका आपने सामना किया है वे हमेशा मैदान पर नहीं थी, लेकिन यह जीवन है ना। ये उन जगहों पर आपको परखता है जहाँ आप कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं, लेकिन जहाँ आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और मेरे प्यार, मुझे आप पर बहुत गर्व है
कि मैं आपने अपने अच्छे इरादों के बीच कुछ भी नहीं आने दिया, ऐसा अनुष्का ने लिखा है अपने पति विराट के लिए। तो अब ये खबर है जो पोस्ट किया था अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली की कप्तानी, जो उन्होंने कप्तानी छोड़ी टेस्ट मैच में, उसके बाद। और मलयालम सुपरस्टार ममूटी, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और CBI 5 की शूटिंग रोक दी गई है क्योंकि ममूटी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पुष्पा का आपने बताई था आपको, रिकॉर्ड रिलीज के बाद से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है पुष्पा। एक तो आप भी अगर ये पिक्चर आपने देखी नहीं है तो अब OTT प्लेटफॉर्म पे भी पिक्चर आ गई है काफ़ी भाषाओं में, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये हमने आज बात करी आपको, और जो हमने भारत की बात करी, अंतर्राष्ट्रीय खबरें की बात करी, खेल की बात करी, पॉलिटिक्स की बात करी हम आपको करी, तो आप भी अपने सुझाव रख सकते हैं, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। और फिर से हम आपसे कहेंगे कि मास्क जरूर लगाएं जब भी आप घर से बाहर जाएं, क्योंकि कोरोना के केस 2,71,000 केस आए हैं देश में आज, और दिल्ली और महाराष्ट्र में स्थिति खैर बेहतर है पहले से। तो ये हमारा आपसे निवेदन है, तो जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, हाथ साफ़ करें, और अगर हाथ पानी से धो सकते हैं घर पे तो थोड़ी देर बाद पानी से हाथ आप धोएं। और जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है उसमें आप बिल्कुल ना जाएं अभी कुछ दिनों के लिए। और ठंड का भी, जैसे अगले 2-3 दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या ठंड काफ़ी रहेगी, तो उस पर भी आप ध्यान रखें। तो फिर से आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत अपनी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया करता हूँ। ये भारत की बात थी, इसमें पूरे दिन के हम आपको समाचार सुनाते हैं, चाहे वो खेल के संबंधित हो, एंटरटेनमेंट के हो, पॉलिटिक्स के हो, और इंटरनेशनल खबरें हो, सब आपको इस कार्यक्रम में मिलेगा। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ये जो कार्यक्रम का नाम था समाचार का कार्यक्रम भारत की बात। अब आशा करते हैं कि आप अच्छे काम करें, और अभी कोरोना की जब तक केसेस हैं तो अपने आप घर पे ही रहें, और बहुत ज़रूरी काम होते हैं बाहर निकलें, तो देश के लिए आप अच्छे काम करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। तो ये हम आपसे निवेदन करते हैं। फिर से मैं भारत अपनी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।